नमस्कार, मैं राकेश परमार। अभी अभी आपको पता ही चला होगा कि समाचार चैनलों पर छोड़िए हम पर बहुत बड़ा एहसान हुआ है। रिया चक्रवर्ती को जेल हो गई। किसी दूसरे अर्थ में मत लीजिएगा, क्योंकि कोई और खबर ही नहीं था समाचार चैनलों पर। ना तो कोई कोरोना से मरा, ना ही कहीं एक्सीडेंट हुआ, ना ही किसी की नौकरी गई, ना ही कोई बेरोजगारी हुआ, ना ही कहीं बांध धसा, ना ही कोई बाढ़ में मरा। तो रिया रिया रिया, अब समाचारों की हो गई थी रिया बढ़ के सबसे पिया। तो हमको बड़ा संतुष्टि हुआ। फिर से कह हम्म। रहा हूँ, रिया के जेल उल जाने से मैं दुखी नहीं हूँ। मैं खुशी हूँ कि रिया को जेल हो गया, तो अब कम से कम समाचार पर और कोई समाचार आएगा। तो रिया हम्म। चक्रवर्ती को हुई जेल। लेकिन मुंबई की राजनीति कहां होने वाली है फेल। उसने कंगना रनौत पर अपनी राजनीतिक चाल शुरू हो गया है। शिवसेना के मेयर, जो मुंबई के मेयर है, एक मेयर नंबर 1 नागरिक माना जाता है, उन्होंने एक टीवी चैनल पर अपने इंटरव्यू में कहा कि देखिए, कंगना रनौत का कोई गलती उल्टी नहीं है। गलती उसकी है कि उसने शिवसेना से पंगा ले लिया। तो संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ महिला अधिकारी जो है वो ये कह रही है कि कानून उनमें हमें कोई मतलब नहीं है। उसने पंगा ले लिया है, इसलिए उसको सारी चीजें भुगतनी पड़ेगी। तो हम्म। अब कल कंगना रनौत आएगी। अगर रिया को आज जेल नहीं हुआ होता तो समाचार चैनलों को अपने दो दो टीम लगानी पड़ती है। एक को एयरपोर्ट लगाना पड़ता है, एक को जेल के पास लगाना पड़ता। तो उसने बड़ा उपकार किया नारकोटिक ब्यूरो ने समाचार चैनलों को कि रिया को फाइनली 14 दिन का जेल कर दिया है। हमारे साथ है मशहूर पत्रकार कुमार श्रीकांत जी। अभी अभी आप एक शिक्षाविद का साक्षात्कार कर रहे थे अपने चैनल पर, सत्यनिष्ठ भारत पर। बहुत बढ़िया। आपको कि राजनीति के अलावा शिक्षा लोगों का भी इंटरव्यू साक्षात्कार होता रहना चाहिए। मैं भी बीच बीच में करता रहता हूँ, इन्हीं जैसे लोगों से सीख कर। आज कुमार श्रीकांत जी के पास एक बहुत बड़ा रोज गार्डन भी है, वो खुद ही अपने मुंह से बताएंगे। लेकिन जो आज सबसे पहला चर्चा है, पहली समाचार कि रिया को हुई जेल, उसमें कुमार श्रीकांत जी आप राजनीतिक पहलू, कानूनी पहलू और पत्रकार के नजर से क्या देखते हैं रिया को जेल। रिया को जेल होना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक और खास चीज मैं आपको बताता चलूं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, आप देखिए, ना रिया के घर पर रेड की ड्रग्स को लेकर, ना उनके भाई के यहाँ की, और ना ही जो दोनों लोग ड्रग्स डीलर थे जिसके साथ रिया के संबंध थे, वहां वहां पर किसी प्रकार की छापेमारी की। ये आप ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि रिया को जो नेक्सस है, जिस तरीके से समझा रहा था और सारे एविडेंस हटवा रहा था, वो नेक्सस बता रहा था कि इन सारी चीजों को क्लीन एंड चिट करके रखो। ठीक है। लेकिन नार्को नारकोटिक्स ने कैसे पकड़ा है? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों के घर पर रेड की है जो ट्रेडर थे, जो जो एक तरीके से बीच की कड़ी थे और वो ड्रग्स की सप्लाई करते थे। उनके यहाँ जब नारकोटिक्स ने रेड की तो उनके यहाँ से बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर ड्रग्स मिला है, और उसका कनेक्शन सीधे सीधे रिया और उन तमाम ड्रग डीलर से जुड़ा हुआ है जो पेडलर हैं और चीजों को पहुंचा रहे हैं। सबसे खास बात है, देखिए, और इसमें रिया के एंगल को मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि रिया के भाई ने पहले ही तमाम जुर्मों को कबूल कर लिया है। रिया बार बार डिफेंड कर रही थी कि ये मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। लेकिन जब उसके भाई के सामने रिया को बैठाया गया और उन दोनों को सामने आमने बैठाकर जब पूछताछ हुई, तो वो दोनों भाई बहन रो चुके हैं, रोए हैं। ये एक जानकारी, चलिए एक छोटी जानकारी मैं आपको दे दूं। वो दोनों साथ में बैठकर रोए हैं और बाद में लिखित में उस पूरे बात पर रिया ने अपने आप को माना है और तमाम जुर्म जो है रिया ने कबूल किए हैं। एविडेंस को भी जांचा है, बताया है कि ये एविडेंस यहां से आया है, और उसके बिना पर नारकोटिक्स ने उनको गिरफ्तार किया है। अब सबसे खास बात है, रिया ने कह दिया है कि मैं अगर डूबूंगी, मैं तो डूबूंगी सनम, तुम्हें भी ले डूबूंगी। तो उन 25 के 25 लोगों का भी नाम रिया ने वहां पर बताया है, और उन 25 लोगों पर खास तौर से जो बॉलीवुड के जुड़े हुए हैं, जो राजनीति के जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड का आपने नाम सुना होगा, आप जानते होंगे बेहतर। स्कॉटलैंड, और यहां तक कि जो दुबई का कनेक्शन है, पाकिस्तानी कनेक्शन है, जहां से ड्रग्स आता था और जहां से इस पूरे नेक्सस को डील किया जाता था, बॉलीवुड में ड्रग्स के पूरे नेक्सस को डील किया जाता था, उस कनेक्शन को भी अब जो है नारकोटिक्स खंगालेगी, और चीजें भी दर परत निकल के आ रही हैं। राजनीतिक पहलू ये समझिए कि रिया का जेल जाना या रिया का पकड़े जाना, एक पक्ष, सत्य के पक्ष या कह सकते हैं कानूनी पक्ष में बहुत बेहतर और बढ़िया काम हुआ है।
लेकिन दूसरा जो पक्ष है जो इन सबको बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, उसके लिए ये खतरे की घंटी नहीं घंटा है, क्योंकि रिया जेल जाएगी तो वो तमाम उसके लपेटे में वो सभी लोग आएंगे और उससे महाराष्ट्र की राजनीति भी प्रभावित होगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। रिया चक्रवर्ती का ये कब देखिए, वो 6-7 घंटा पुलिस के हेडक्वार्टर में रही, मतलब वो पुलिस तो उसको ब्रीफ कर रही होगी या किसी को पूछ रही होगी, वो तो उसके घर जैसा है। आज विकास सिंह जी ने भी इल्जाम लगाया है कि मुंबई पुलिस का थाना रिया चक्रवर्ती का रेस्ट रूम जैसा है, जैसे वहां पूछताछ के थकाव आने के बाद वहां पर आराम करती है। एक बात समझ में नहीं आई, वो कानूनी, मैं थोड़ा सा कानून का विद्यार्थी हूँ, हम राजनीति और समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग का सेवन किया है, ये व्यक्ति ने कहा कि मैं ड्रग की सेवन नहीं करती, तो उन्होंने चैनल पर भी बोला था। बाद में उसने कबूल किया कि हम ड्रग का सेवन करते थे। अंत में जब वो 6-7 घंटा पुलिस ऑफिस में बिता के आई तो उसने बयान दिया कि नहीं, मैं ड्रग की सेवन नहीं करती थी, मैं सुशांत के लिए ड्रग पर बैठती, क्योंकि ड्रग से इनकार तो कर नहीं सकते। अब जो मेरे समझ में आ रहा है, कानूनी रूप से, थोड़ा सा कानून के विद्यार्थी होने के नाते, सामाजिक रूप से आप लोगों जैसा रहने से, पत्रकारिता के ज्ञान से, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो ये छोटा सजा है, और अगर आप सिगरेट पीने के लिए मुझको प्रेरित करते हैं तो बड़ा सजा है, और अगर आप सिगरेट मुझे पिलाते भी और मेरे को प्रोवाइड भी कराते हैं और मेरे लिए मार्केटिंग और परचेजिंग भी करते हैं तो ये तो सबसे बड़ा सजा है। रिया चक्रवर्ती ने इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों की? क्या उसको कोर्ट में या समाज में इमोशनल गेम खेलना था कि यार, जैसा कि उसके वकील ने कहा है कि अब उसने एक नशेड़ी से प्रेम किया है तो क्या करे, उसका काम था अपने नशेड़ी पति या बॉयफ्रेंड को या लिविंग रिलेशन वाले पार्टनर को प्रोवाइड कराना। ये इमोशन गेम के लिए है, क्योंकि कानूनी रूप से तो मेरे ख्याल से ये गलत हो गया, रिया ने गलत स्टेटमेंट दे दिया। आप क्या सोचते हैं कानूनी राजनीति को समझ? देखिए, कानूनी तौर पर ये गलत है, और देखिए रिया पर ना केवल ड्रग्स लेने का ही इल्जाम लगा है, रिया पे इल्जाम लगा है कि वो ड्रग्स ले रही हैं, रिया पे इल्जाम लगा है कि वो ड्रग्स को पेडलर की तरह इधर से उधर पहुंचा रही हैं, रिया पे तीसरा इल्जाम है कि पेडलर की तरह इधर उधर तो पहुंचा रही है, लेकिन वो ड्रग्स के खरीद फरोख्त के काम में भी संलिप्त हैं, समझिए। और रिया पर एक और आरोप लगा है कि वो ड्रग्स जो है सुशांत को बिना उसकी मर्जी के, या सुशांत को वो ड्रग्स एडिक्ट बना रही हैं। तो ये चारों धाराएं, और मैं आपको बता देता हूं, कानून की उतनी समझ नहीं है मुझे जितनी आपको है, लेकिन तकरीबन जो कानून के जानकार हैं और इस मामले की जानकारी ले रहे थे, और मेरे तमाम ऐसे लोग हैं, चलिए मैं आपसे उद्घाटन कर रहा हूं, तमाम ऐसे लोग और रिपोर्टर्स हैं जो रिया के केस को, सुशांत के केस को शुरू से लेकर अब तक कवर कर रहे हैं, तमाम अलग अलग टीवी चैनल्स के लिए, अखबार के लिए। उनसे जो चीजें मुझे पता चली है वो ये पता चलती हैं कि रिया पर अगर ये तमाम तरह के अपराध साबित हो रहे हैं तो उन 25 लोग तो गिरफ्त में आएंगे ही, लेकिन रिया को कम से कम 10 से 15 साल की जेल होगी, क्योंकि साजिशन है। देखिए, अगर मैं खरीद के ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा हूं तो अलग विषय है, लेकिन साजिशन में पेडलिंग का भी काम कर रहा हूं, खरीद भी रहा हूं, फरोख्त भी रहा हूं और दूसरों को बेच भी रहा हूं, तो 4 से 5 अलग अलग संगीन मामलों में उसका नाम आ रहा है। जी, मुझे लगता है आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही, स्टिल हो चुका है। अब आ रही आवाज आप मेरे को? मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज मैं आ रही अब है, आपको दिख रहा हूँ, सुनो। हाँ जी जी। नीतीश चौधरी ने इसके पहले वीर प्रताप प्रश्न किया था कि अब महाराष्ट्र सरकार की जगह बीजेपी सरकार बननी चाहिए, रिया को फांसी देनी चाहिए, रिया को सजा होगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि चौधरी जी ने लिखा है कि वीर जी, मतलब उन्होंने उनको एड्रेस करके कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, जब वो अपने नागरिक का सेफ्टी ही नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे। खैर ये तो राजनीतिक प्रश्न है। रिया चक्रवर्ती के फांसी में जब तक महाराष्ट्र सरकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं आती है तब तक इस्तीफा नहीं दिया जा सकता है। नीतीश जी,
अगर ये साबित हो जाता है कि महाराष्ट्र सरकार के कोई ना कोई कोई बड़ा बड़ा आदमी, जैसा कि प्रतीत होता है, क्योंकि जिस तरह से उसको उतने बड़े बड़े वकील मुहैया कराए जा रहे थे, बड़ी सुरक्षा मिल रही है, पुलिस को अपना रेस्ट रूम बनाई है, तो लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार की बड़ी है। लेकिन ये साबित करने में समय लगेगा। पुलिस कह सकते है कि मैं मुंबई का कोई भी नागरिक में रहेगा, शेल्टर देने का तो मेरा काम है, वो कह सकता है, उसमें कोई दिक्कत। रिया चक्रवर्ती वाला केस में मुझे लग रहा है कि ये बिरनी के खत्ते में हाथ डाल दिया जैसा लग रहा है, क्योंकि नारकोटिक ब्यूरो का बयान आया है कि रिया चक्रवर्ती के द्वारा दी गई सारी पार्टियां, रिया चक्रवर्ती द्वारा अटेंड की गई सारी पार्टियां, फिल्मी पार्टियां, जिसमें आमतौर पर ये मशहूर है कि नशाखोरी होती है हर किसी के यहाँ। एक करण जौहर के यहाँ वीडियो भी आया था, सबसे बड़े बड़े स्टार के, जो खुद भी बड़े बड़े स्टार है, वो सब नशे के गिरफ्त में एकदम आंखें लाल होकर के लुढ़क रहे हैं। तो इन सबको छानबीन की जाएगी। तो क्या ये जाल फेंका जा रहा है मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज को साफ करने के लिए, या कोई अलग ही तरह की राजनीति हो रही है, जो मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है और मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है नहीं कि कह दूं और बाद में माफी मांग लूं। आपको क्या लग रहा है कि ये वाकई जाल फेंका जा रहा है सारी गंदी मछलियों को निकालने के लिए, या ये एक धुआं छोड़ा जा रहा है सब लोगों को मोहित करने के लिए, जो लोग आप समझ सकते हैं जो मैं नहीं कहना चाहता। आपको क्या लग रहा है, या ये नारकोटिक ब्यूरो को काम करने का तरीका है कि भाई बयान आया है तो आपका नाम है, भाई जैसे 7-8 लोग आए हैं, आप क्या सोचते हैं? तीनों चीज आपकी सही है, तीनों बातें हैं वो आपके बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द, एक एक शब्द के हिसाब से सही है। ये जाल भी फेंका जा रहा है ताकि गंदगी साफ हो, और ये इसलिए भी किया जा रहा है ताकि राजनीतिक उठापटक हो। राजनीतिक पार्टियों का राजनीति करने का काम है, आप उसमें नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी। और तीसरा सबसे खास और अहम बात, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऐसे ही काम करता है, उसका वे ऑफ मॉडलिंग या वे ऑफ लॉ उसका ऐसे ही काम करता है जिस तरीके से वो कर रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने सवाल नहीं पूछा, मुझे लगता है आपने उत्तर भी दिया है, और आपकी ये दूरदर्शिता है क्योंकि आप चीजों को बेहतर समझते पकड़ते हैं। जी, वीर प्रताप सिंह का कहना है कि सलमान खान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? सलमान खान की इतनी हैसियत नहीं है कि देश के दो सामाजिक लोग उस विषय में बात करें, वो आप जैसे लोगों के लिए हुआ होगा, हमारे लिए वो विषय नहीं है। क्योंकि आप मेरे भाई हैं और आपने नाम रखा इसलिए मैंने पढ़ दिया, वो हमारे योग्य ही नहीं है कि मैं उस पर चर्चा करूं। सलमान खान हमारे हैसियत के, हमारे मतलब उस लायक ही नहीं कि हम उस पर चर्चा करें, वो आप चर्चा करिएगा। अगर चर्चा करना होगा तो मैं ये चर्चा करूंगा कि अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने अब तक सुशांत के हत्या पर या आत्महत्या पर क्यों कोई आवाज नहीं उठाया, हम ये चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, ये हमारी चर्चा को हो गया। कंगना पर बात नहीं। अब फाइनल हो गया कि रिया का भाई अंदर चला गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत उसको मिल गई। 9 तारीख तक वो है, 9 तारीख के बाद फिर वो आगे लिया जाएगा, अगली रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि पुलिस कस्टडी 7 दिन की ज्यादा दी जाती है, न्याय के 14 दिन तो आएगा, ये सब आते जाते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। मेरा ये कहना है कि क्या आप परिवार, रिया के परिवार को भी इसमें देख रहे हैं? क्योंकि व्हाट्सएप चैट से लगा है कि रिया चक्रवर्ती के माता पिता भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनको जानकारी थी, और सुशांत के पैसे पर वो लोग भी ऐश करते थे, उनके भी निजी खर्चे सुशांत के पैसे से जाता था। तो वो सीबीआई के अंदर आएंगे, ईडी के अंदर आएंगे, कि नारकोटिक ही उनको कुछ ना कुछ करेगा? इस विषय में आप क्या सोचते? तीनों में आएंगे, क्योंकि केस सीधा सीधा बनता है सीबीआई को लेकर भी, क्योंकि हत्या का मामला है तो सीबीआई को लेकर भी केस बनेगा, और ड्रग्स की पेडलिंग को लेकर तीनों के नाम आते हैं, पूरे फैमिली का नाम आता है, तो केस उनके पास भी जाएगा। और प्रवर्तन निदेशालय की बात है, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि जो रिया है, रिया के भी अकाउंट में फेमा के तहत मामले दर्ज हुए हैं, और उसके माता पिता और भाई में भी बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो फेमा के तहत आते हैं, प्रवर्तन निदेशालय के तहत आते हैं। तो केस वो भी होगा, देर सबेर वो लोग भी जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीबीआई की पहुंच, ये सीबीआई के हाथ या नारकोटिक्स के हाथ या फेमा के हाथ क्या वहां तक पहुंच पाते हैं? जिस बात को मैं हमेशा कहता हूं, क्या वो बेबी पेंगुइन तक पहुंच रहे हैं? क्या वो स्मॉल पेंगुइन, बेबी पेंगुइन तक पहुंच पा रहे हैं? क्या उसको नॉक करने की भी हैसियत है? क्या उसको, क्योंकि देखिए सीबीआई, फेमा या नारकोटिक्स अगर इस मामले को जहां बेबी पेंगुइन तक हाथ पहुंचेंगे,
ये मामला राजनीतिक हो जाएगा और शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस जो है इसे राजनीति के तहत देखेगी। भले वो मामला साबित भी हो जाए, जैसे लालू प्रसाद यादव पर चोरी, वो चारा घोटाले का मामला सीबीआई ने साबित भी किया, केस भी चला, सब कुछ हुआ, लेकिन लालू उसको स्टैंड कर गए और कहा कि उन्होंने के साथ ये राजनीतिक मामला है। उसी तरह मेरा मानना है कि बेबी पेगविन तक या महाराष्ट्र सरकार तक जांच की आंच पहुंचती है तो ये राजनीति भी हो जाएगी इसमें। और चलिए, मैं जिस रहस्य की बात कर रहा था उस रहस्य का उद्घाटन कर देता हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूं, मैं तो चुप होना था कि बातें दोनों आदमी कर। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं तो एक बार बता दो, नीतीश चौबे जी, मैं चश्मा नहीं पहना था इसलिए चौबे को चौधरी पड़ गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। पूज्य उच्च कोटि के ब्राह्मण है आप। चौबे को चौधरी कहना कानून नहीं, सामाजिक रूप से बड़ा अपराध है और मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ आपसे। चश्मा नहीं पहना था नीतीश जी, इसीलिए मैंने चौधरी पड़ गया, मुझे खेद है। हमने जो पहले कहा था ना कि नीतीश चौबे कह रहे हैं, चौधरी कह रहे हैं, वो असल में नीतीश चौबे है। 4 कंठी ब्राह्मण है, आपको तो पूज्य पंडित आपको पता ही होगा। दुबे 2 कंठी, तिवारी 3 कंठी, चौबे 4 कंठी ब्राह्मण है। और 4 कंठी ब्राह्मण को मैंने चौधरी कहा, इस बात के लिए मैं सार्वजनिक क्षमा मांगता हूँ। आई रियली अपोलाइज नीतीश चौबे जी। आप बोले। ठीक है, चलिए। चश्मा नहीं पहना था ना, एक्चुअली क्या मैंने पढ़ दिया तो नीतीश चौधरी पड़ गया, तो इसलिए मैंने कहा कि देखिए, गलती होना बड़ा गलती नहीं है, गलती को ना मानना सबसे बड़ा गलती। तो नीतीश चौबे जी को मैंने बोला रियली ऑथराइज कि भाई, आप चौबे हैं, 4 कंट्री ब्राह्मण, आपको नमस्कार। हाँ बोलिए। मैं तो जाति धर्म में पढ़ता नहीं, देखिए मेरे नाम के आगे ना, चौबे को चौधरी कहना तो नुकसान है। या तो मैं नीतीश कहता, हाँ, मेरी गलती है, या तो मैं नीतीश जी कहता, लेकिन चौबे को चौधरी कहना तो बहुत बड़ी बात है, गलती है मेरे में, मैंने क्षमा मांगा। ठीक है, लाइट नोट है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए मैं एक रहस्य उद्घाटन कर दूं, आपके तमाम दर्शक जो इसे देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, मेरे सूत्र जो बताते हैं और जो जानकारियां मुझे मिल रही हैं फिलहाल, उसके अनुसार बता रहा हूं। आपको पता है 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे पीआर करते हैं, नीतीश चौबे पूछ रहे हैं, ओके सर जी, हाँ गलती से, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उद्धव ठाकरे एक पीआर करते हैं और मीडिया आपको बताता है कि मातोश्री को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है और दाऊद जो है वो उद्धव ठाकरे को जान से मारने की धमकी देता है, महाराष्ट्र सरकार को धमकी देता है। ये खबर आपको पता है? शरद पवार साहब को भी और अनिल देशमुख को भी, एक और जो अनिल देशमुख जी, हाँ, मतलब शरद पवार साहब और अनिल देशमुख को भी आई है। हाँ, चलिए, हाँ, खबर मैं बता, खबर के पीछे की खबर मैं आपको बताता हूं। पिछले 1 महीने से सेंट्रल जो है और जो गृह मंत्रालय है, एनएसए जो है, सुरक्षा जो विभाग है, वो फोन टेपिंग कर रहा था, फोन ट्रेसिंग कर रहा था, और फोन ट्रेसिंग में ये सारी चीजें निकल के आई हैं कि महाराष्ट्र सरकार, ठीक है, उद्धव ठाकरे और तमाम जो मंत्री हैं उनकी और दाऊद इब्राहिम कराची से सीधे फोन पर संवाद हो रहा था और तमाम एविडेंस निकल रहे थे और फोन टेपिंग भी हो रहा था और सर्विलांस पे चढ़ा हुआ था और सारी चीजें हो रही थी। ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और सुनिए पूरी जानकारी क्या है। फोन टेपिंग और फोन ट्रेसिंग का सारा मामला गृह मंत्रालय और उच्च अधिकारियों तक पहुंचा और उच्च अधिकारियों ने ये सारी चीजें आगे अवगत कराई। और जी राकेश जी, मुझे लगता है राकेश जी से संपर्क नहीं हो रहा। चलिए मैं अपनी बात को पूरा कर दूं। फोन टेपिंग का और फोन ट्रेसिंग का मामला चल रहा था, जिसे जो खुफिया एजेंसियां हैं देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो कराची से होने वाली महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के मंत्रियों की बातचीत को लगातार टेप कर रही थी, जिससे पता चला। और जब इस पे कार्रवाई की बात आई कि अब कार्रवाई होनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में वो चीजें आनी चाहिए, राकेश जी मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में ये बातचीत की रिकॉर्डिंग आनी चाहिए और सर्विलांस की रिकॉर्डिंग आनी चाहिए, जो खुफिया जानकारियां जो निकल के आ रही है। आप ना स्क्रीन से बाहर हो गए
आपका नेट तो हो गया था, आवाज नहीं सुनाई दिया। आप टेलीफोन कॉल आया वहां से शुरू कर, बीच में हमने नहीं सुना, हमारा कोई आदमी भी नहीं। मुंबई के फोन आए दाऊद के और एजेंसियां टेप कर रही थी उसके आगे। सेंट्रल जांच एजेंसियां से लेकर होम मिनिस्ट्री से लेकर जो रॉ है, वो रॉ तो हमेशा RAW, सॉरी रॉ मैं नहीं कहता हूं क्योंकि रॉ मटेरियल हो जाता है, लेकिन RAW कहता हूं। तो वो तमाम लोग इस मामले की जांच कर रहे थे और फोन टेप हो रहा था, ट्रेसिंग पे था। और जब ये पब्लिक डोमेन में आया कि पब्लिक डोमेन में इन बातों को रखी जाए और कहा जाए, और मैं बता दूं उधर से अगर दाऊद के लोग बोल रहे थे तो इधर से भी सरकार के लोगों के बीच बातचीत चल रही थी। सारी चीजें ऑन 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 रिकॉर्ड है। मैं आपको चलिए सूचना दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं आपके दर्शकों को और आपको भी बता रहा हूं। इससे पहले कि वो पब्लिक डोमेन में आता वो चीजें हो जाती, महाराष्ट्र सरकार ने खेल कर दिया और अपने गुर्गों के द्वारा और मीडिया में प्लांट अपने अपने जो सिपाही हैं, जो अपने गुर्गे हैं, जो अपने वो पेरोल पे हैं महाराष्ट्र सरकार के, और जो लिब्रांडू हैं, लेफ्टिस्ट हैं, उन लोगों ने इस चीज को मीडिया में फैलाया कि दाऊद उद्धव ठाकरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार को थ्रेट कर रहे हैं और शरद पवार को थ्रेट कर रहे हैं, यानी कि नहले पे दहला मार गई सरकार। और खबर कुछ और थी, खबर कुछ और थी। अब एक और जानकारी आपको बता दूं, दाऊद के द्वारा या उन लोगों के द्वारा महाराष्ट्र सरकार जी आपका आवाज मतलब आपका नेट लग रहा है कि कमजोर होने लगा, ना हो तो आप उस पे आओ ना, अपना टेलीफोन वाला डाटा लगा दीजिए। आपका डाटा मतलब नेट कमजोर हो रहा है, आवाज बिल्कुल नहीं कट रहा है, मतलब आवाज सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं। मतलब या तो आपका वाईफाई को बंद करो, आपका इंटरनेट की प्रॉब्लम बता लग रहा है, मतलब उसकी प्रॉब्लम नहीं लग रही, या तो आप वाईफाई बंद करके टेलीफोन के डाटा पे आ जाओ अगर आपको लगता है तो। जी सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? मैं तो सुन पा रहा हूँ, बीच बीच में आपका डिस्टर्ब हो रहा है ना, मैं तो सुन ही पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपको मेरी बात जहां तक समझ आई वहां से बताइए, मैं आगे से स्टार्ट करूंगा। तब तक कर रहा हूं जब तक उनका इंटरनेट पकड़ेगा। मुंबई में एक रियला है या सच्चाई है मैं नहीं जानता, क्योंकि कोई एजेंसियों ने नहीं कहा, ये चैनलों पर आया हुआ है कि दाऊद इब्राहिम को दुबई में दाऊद के नाम पर कुछ फोन कॉल्स आए हैं कि मातोश्री को उड़ाया जाएगा, शरद पवार साहब के घर को, मतलब उनके जान को खतरा है और अनिल देशमुख के जान का खतरा है। देखिए ये पहले ये जांच एजेंसियों का बात है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं कि जब तक जांच एजेंसियां अपनी कोई फैक्ट ना बोल दे तब तक मैं इस पर बोलूं ये ठीक नहीं है। ये हो सकता है र्यूमर हो, मामला को भटकाने की कोशिश करो। कुमार श्रीकांत जी हमसे जुड़ गए हैं। कुमार श्रीकांत जी आप सुन रहे मेरी आवाज? मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप बोलिए, आपको नहीं था सुन, आप सुन रहे हैं, बोलिए। ठीक है, तो मैं रहस्य उद्घाटन कर रहा था कि दाऊद इब्राहिम और जो तमाम लोग हैं महाराष्ट्र सरकार में बैठे हुए और तमाम वो लोग बड़े पदों पर हैं और ऐसे हैं जो महाराष्ट्र सरकार को चला रहे, उनके बीच लगातार संबंध हो रहा था, लगातार कम्युनिकेशन हो रहा था, लगातार बातचीत हो रही थी। जिस बातचीत का साक्ष्य जो है पब्लिक डोमेन में आता, इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने नहले पे दहला मारा और अपने प्लांटेड जो लोग हैं मीडिया में, उनके द्वारा ये चीज बताई गई, ये चीज फैलाई गई कि दाऊद जो है वो जान से मारने की धमकी दे रहा है, बल्कि दाऊद नारकोटिक्स और वो ड्रग्स का पूरा हैंडलर, और जिस तरीके से खलबली मची हुई है बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर और नए नए नाम आ रहे हैं, उसको लेकर दाऊद की बातचीत हो रही थी कि महाराष्ट्र सरकार कैसे दाऊद को हेल्प कर सके। आप सोचिए कितनी बड़ी खबर है ये। आप ये कह रहे हैं, मुझे इस बात की आशंका थी कि अगर ड्रग मामला मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है और दाऊद की एंट्री क्यों था, लेकिन चले आप पत्रकार हैं, आपका रिसोर्स थी, मैं भी इसको तलाश रहा था कि इस पर दाऊद क्यों नहीं अभी तक आया, क्योंकि ड्रग का जो धंधा है वो ऐसे माफियाओं के द्वारा चलता है और ये माफिया इसी मकड़जाल में इंडस्ट्री वाले लोगों को वीडियो बना करके सप्लाई का मोबाइल पर डिटेल रख करके फंसाते हैं, जिस तरह से रिया फंसी है।
आपको आज मैंने दिन में बता रहा था कि आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी आपके ऊपर लिखते कि आपने बहुत बढ़िया बोला है, वो हमारे सहजनवा रहने वाले हैं और नागपुर में बस रहे हैं, उन्हीं का क्वेश्चन मैंने आपको लगाया हुआ है। आप डायरेक्ट आपसे बात करें कुमार श्रीकांत जी, आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी, एक दिन को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। प्रेम नारायण जी बोल रहे हैं, जी की बात पर एकदम स्पष्ट आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राकेश जी आपकी वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है। श्रीकांत जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? हो सकता है मेरे में भी प्रॉब्लम हो, नेट तो नेट है। तो मैं जिस आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी का आपको टेलीफोन पर कह रहा था कि आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी ने आपके लिए लिखा था, वो आप नहीं देख पाए थे, वो आपको सामने ही मिल गए। ये है, मैंने बोला ना कि वो मूछ वाले ब्राह्मण है। अगर महाभारत में द्रोणाचार्य जैसे पर्सनालिटी है, उस हैसियत वाले पंडित जी हैं। हम तो इनको सादर नंबर बोलते हैं। हमारे सहजनवा का है, महाराष्ट्र के नागपुर में रहते हैं, संतरे वाले शहर में। तो संतरे जैसी इनमें चमक है चेहरे पर। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। आप बता रहे हैं कि आवाज साफ आ रही है, वो नागपुर से देख रहे हैं, तो मतलब हम ही लोगों में कोई प्रॉब्लम है, हमारे दर्शकों को सुनाई दे रहे तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। आप ये जो आपने बात कहा ना, वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ड्रग का धंधा दाऊदे के दिन से आ रहा है। अब उसको ऐसे घुमाने का प्रयास हो रहा है, वो एक अलग बात है। आप यहाँ पर ठीक करें। यानी 26 मिनट से कार्यक्रम हो गया, मेरा स्लोगन गलत हो जाएगा अगर कंगना रनौत को बात नहीं होगी तो। मैंने कहा था कि रिया को आओ जेल और कंगना पर चालू हुआ राजनीतिक खेल, तो ये इस पर अगर चर्चा नहीं होगा तो स्लोगन अधूरा रह जाएगा। कंगना रनौत पर आज शिवसेना का मुंबई का मेयर तकनीकी रूप में पहला नंबर का नागरिक माना जाता है। अगर दिल्ली का मेयर होगा तो वो प्रधानमंत्री से पहले उसका नाम आता है, एक नंबर का नागरिक माना जाता है। उन्होंने आज एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर इंटरव्यू में कहा कि देखिए, वो कंगना में कोई गलती उल्टी नहीं है। जब उसमें भाई बहुत बड़े पत्रकार है, उनका क्यों मैं अपने चैनल पर नाम लूं? देश के बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े अदालत लगाते हैं अपने चैनल पर नाम। पहले इंटरव्यू दिया था, ये तो 5 साल पहले का बात था। आपको कैसे याद आया? फिर उन्होंने कहा कि तो 16 में घर लिया, 20 में आपको नक्शा पास कहां से दिखा? ये सब क्यों आप लोग कर रहे? ये जानबूझ के। तो पेंड्रेकर ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि बिल्कुल ठीक कहा है आपने, हमको उसके नहीं है, क्योंकि उसने शिवसेना से पंगा ले लिया है। तो शिवसेना तो इसी तरीके से समझाते हैं, मतलब डरा के, धमका के, मार के। तो क्या कंगना पर अब खेल चालू हो गया? कंगना के घर को तोड़ेंगे, फलाना करेंगे, उसके पुराने केस, क्योंकि मुंबई पुलिस का एक बयान आ गया है कि वो कंगना रनौत के मामले की, अगर कोर्ट में कंगना चली जाती है तो थोड़ा बहुत कानून की जानकार होने के नाते कोर्ट में पुलिस को बताना पड़ेगा कि 6 साल पहले से तू भी नशे में सोया था, कहा तू भी वो मारा था केमिकल, 6 साल 7 साल 8 साल पुराना तू क्या कर रहा था? अब इसका राजनीतिक, सामाजिक और पत्रकारिता के पहले चर्चा। देखिए, कंगना रनौत को लगातार शिवसेना टारगेट पे रखी हुई है, और जिस तरीके से आपको पता होगा कि एक साहब हैं जो कंगना रनौत को नॉटी कहते हैं, और नॉटी का मतलब वो कुछ अलग बताते हैं। उनको जो है, मैं वो शब्द मैं नहीं बोल सकता यहाँ पर क्योंकि तमाम दर्शक देख रहे होंगे। आपको पता है कि शिवसेना ने उनको शाबाशी दी है और वो मुख्य प्रवक्ता हो गए, मुख्य प्रवक्ता हो गए। उनके अंदर तमाम शिवसेना के ना, मैं अपनी आशंका बता देता हूँ। मुख्य प्रवक्ता हुए नहीं है, मुख्य बलि का बकरा हुए हैं, और कंपनसेट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। वो कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर हैं कि तुम्हारे बाप ने हमको मंत्री बनाया था, तुमने कुछ नहीं कहा, तो मैं रोज रोज एंटी बयान देता रहूंगा, तेरा बिगड़ता रहेगा। मुझे लग रहा है कि वो मणिशंकर अय्यर वाला रोल शिवसेना में कर रहे हैं, इसीलिए उनको प्रवक्ता बनाया गया। बोला भैया थोड़ा और ठंड कर, थमा थोड़ा, क्योंकि आगे भी सोचेंगे। मुझे ऐसा, मेरी जो खुराफाती दिमाग से बात कर रहा हूँ कि शायद ऐसा हो, क्योंकि हम लोग राजनीति में उल्टी एंगल देखते हैं, उल्टे चश्मा वाले लोग हैं, तो ऐसा मुझे लग रहा है। अब आप बात जारी करें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम, और बलि का बकरा बनाया जा रहा है। संजय निरुपम को, तमाम उन लोगों को, तमाम शिव सैनिकों को भेजा और गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि शिवसेना के तमाम शिव सैनिक भी अपने दिमाग से सोचेंगे तो कंगना का एंगल क्लियर है कि कंगना ने इसमें ऐसी कुछ बात नहीं बोली है। लेकिन खैर, बहरहाल देखिए, लीकेज का पोस्टर चिपका जाते हैं कंगना के ऑफिस पे आके कि लीकेज हो रहा है आपके ऑफिस से, ठीक। क्योंकि राजनीतिक आप देखें या किसी भी तरीके से देखें तो कोई नियम कायदा कानून बनता नहीं है, किसी भी अगर आप लॉ के एंगल से देखें तो कुछ बनता नहीं। और खास बात देखिए इसमें यह है कि जैसे कंगना कल आती हैं
तो कंगना को सबसे पहले क्वारंटाइन भेज दिया जाएगा। सबसे पहले कंगना को क्वारंटाइन किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि तमाम ऐसे लोग जा रहे हैं मुंबई में जो पत्रकारिता के लिए जा रहे हैं या इस खबरों के लिए जा रहे हैं या उनको सलाह देने जा रहे हैं, उन लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा, लेकिन कंगना को कल क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, जहां तक खबरें आ रही हैं। खास चीज है, देखिए कंगना से एक प्रकार का राजनीतिक वैमनस्य है, राजनीतिक रंजिश है, राजनीतिक आप कह सकते हैं कि उस रंजिश को निभाया जा रहा है। क्योंकि कंगना एक बात तो है कि बीजेपी जहां पीछे हट रही थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से वाई+ की सुरक्षा दी और सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहा था। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी ने Z+ की सुरक्षा दी है, क्या किसी ने सवाल उठाया? और कोई खतरा भी नहीं उस पर तो कोई खतरा ही नहीं है, उस व्यक्ति को खतरा नहीं, लेकिन Z+ की सुरक्षा दी है। हाँ जी, लेकिन आप सोचिए, किसी ने सवाल उठाया? नहीं उठाया। और तमाम सुरक्षाएं मिल रही हैं, तमाम लोगों को देश में सुरक्षाएं मिल रही हैं जिनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन कंगना पे सवाल उठाया जाता, कंगना पे राजनीति की जाती है और कंगना को लगातार थ्रेट किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि राजनीतिक तौर पर कंगना का बॉलीवुड का जो काम है, जो सफर है और जो वो बॉलीवुड में कर रही है, उस पर भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कंगना को आने वाले दिनों पर। उन्होंने कहा है कि मैं अब अपने सपनों को मरते हुए देखूंगी, जिन सपनों के लिए मैंने जिया है। तो आप सोच लिए किस तरह का राजनीतिक वैमनस्य मुंबई में निभाया जा रहा है, किया जा रहा है। कंगना रनौत पर एक मिनट चर्चा करते हैं। कंगना रनौत कोई अनपढ़ लड़की है नहीं। कंगना रनौत को पता है कि मुंबई में रह करके शिवसेना से बैर नहीं किया जा सकता। जल में रह मगर से बैर की कहावत आपने सुना ही है कि अगर आपको पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर करके आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। जो इल्जाम और आशंका कि हम लोगों को ना दोनों पहलुओं पर बात करनी चाहिए। आशंका तो करना हमारा काम है भाई। फिर कंगना रनौत, फिर से बार कह रहा हूं, कंगना रनौत का फैन फॉलोअर माधुरी दीक्षित, करीना कपूर वाला नहीं है, ना ही वो उतनी महंगी कलाकार। किस बिना पर, किस शक्ति पर? क्योंकि कोई शिवसेना आज ही गुंडा हो गई है समझ नहीं कर सकता। उसका तो जन्म ही है ठोक तंत्र पर, लोकतंत्र को मानते ही नहीं है। आज भी उसका एक नंबर का नागरिक करेगा ना, ना ना कानून कोई बात नहीं, उसने पंगा लिया है ना भाई, तुम तो सिखाएंगे ना सुबह। मतलब हाँ, उसका अपना विधायक कह रहा है कि भाई पंगा ले लिया, पंगा तो अब जा, ना तो उसको महिला का सम्मान है ना ही उसका सम्मान है, पंगा ले लिया है तो जा। मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहूंगा कि अगर कंगना रनौत ने सीधा जल में रह मगर से बैर ले लिया है तो क्या कंगना रनौत को किसी की बैकिंग है? कंगना रनौत को कोई फोर्स, कोई शक्ति, अदृश्य शक्ति, दृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही है? मेरा आशंका इसी पर है, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि कंगना रनौत एक साधारण अकेली लड़की अकेले दम पर इतना बड़ा निर्णय लेगी। इस बात को बल मिल रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा के तरफ से बैटिंग कर रही है। लेकिन अगर वो भाजपा के तरफ से ही बैटिंग कर रही है तो बीइंग ए सरकार, आपका शिवसेना की पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, हर आदमी को बोलने की आजादी है, हमारे संविधान ने उनको दे रखा है। तो आप लोकतंत्र चलाएंगे कि ठोकतंत्र चलाएंगे, ये तो शिवसेना के लोगों को पता नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि शिवसेना कभी कुछ बताने वाली है नहीं, ना ही वो कभी कुछ कहती है। वो कहती है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, ना तो मेरे लिए कानून है, ना ही मेरे लिए कोई संविधान है, मैंने जो कहा वही सब चल रहा है। एनीवे, लगता है कुमार श्रीकांत जी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। अब मैं 2 मिनट और करके अगर आते हैं तो ठीक है, स्वागत है, नहीं तो मैं वीडियो बंद करूंगा। देखिए, रिया चक्रवर्ती का जेल तथ्यों के आधार पर हुआ है, कानून पर आधार हुआ है। उनके वकील ने क्यों उनको कहा कि तुम ये एडमिट मत करना कि मैं सेवन करती थी, तुम ये एडमिट करना कि मैं सुशांत को देती थी। मेरे ख्याल से, जो मेरे छोटे दिमाग में बात आ रहा है, कि खुद सेवन करने से ज्यादा बड़ा सजा दूसरे को सेवन करने के लिए उत्साहना, प्रोत्साहित करना, देना। क्योंकि सुशांत के पिताजी का तो इल्जाम ही है कि वो धीरे धीरे जहर देती थी और धीरे धीरे जहर में ये ड्रग्स आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, उसका ये मत है कि रिया चक्रवर्ती के माध्यम से एक बड़ी खुशी हुई कि और जो भी ड्रग पेडलर है, जो गंदगी मूवमेंट इंडस्ट्री में फैली हुई है, वो सब के सब पकड़े जाएंगे। और ना बिल्कुल सफाई, थोड़ा बहुत तो झाड़ू लगेगा ही लगेगा। हमें इस बात की खुशी है, थैंक्स टू रिया चक्रवर्ती, कि तुम्हारे बहाने ये सारे पकड़े आ गए। अब आते हैं कंगना रनौत पर। कंगना रनौत ने शिवसेना को दोबारा से एक्सपोज कर दिया है कि शिवसेना सरकार बनाने के लायक पार्टी नहीं है, वो हुड़दंगी पार्टी है और उसको हुड़दंगी करना चाहिए।
क्योंकि सरकार बनाने की एक गंभीरता होती है। आप नरेंद्र मोदी को देखिए, आप योगी जी को देखिए, लोग गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और गंदी गंदी और भद्दी भद्दी कमेंट करते हैं, लेकिन ये दोनों लोग कभी कुछ नहीं कहते हैं कि उनका काम है। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने, हालांकि वो तो बहुत बड़े फिल्म स्टार को दिया था, उसको पत्रकार नहीं मानता, लेकिन उनकी बात की मैं महत्व बताता हूँ। अक्षय कुमार ने पूछा था मोदी जी से कि मोदी जी अब सवेरे सवेरे आप अपने विषय में मीम्स और ये गंदी भद्दी बातें सुनते तो क्या कहते हैं? तो कहते मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, इसमें क्रिएटिविटी देखता हूँ, कितना क्रिएटिव लोग हैं, अगर इसको बढ़िया लगाया जाए तो क्या है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में कहा था कि आप इसमें आधा गिलास खाली देखेंगे, मैं आधा गिलास भरा देखूंगा। दोनों आदमी का अपना अपना, कोई देखेगा कि पानी आधा गिलास खाली है और कोई कहेगा कि सेना को सरकार में बनने वाली मेचोटी दिखानी चाहिए और कंगना रनौत के माध्यम से अपनी छीछा लेकर करवानी चाहिए। कंगना रनौत ने जो प्रश्न उठाया है उस प्रश्न को एड्रेस करें। आप सरकार है, सरकार से तो प्रश्न पूछी जाएगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो ये मुंबई की जनता है, ये सब जानती है कि संजय राउत को गाली देना महाराष्ट्र की अस्मिता नहीं है। अगर कंगना रनौत ने कहा है कि संजय राउत ने हमको वहां से आने के लिए मना किया है तो क्या वो पाक कश्मीर है, पीओके है? इसका कहने का मतलब यह है कि क्या मुंबई हमारे भारत का महान शहर है ना भाई, जो सबके बाप का है। तो उसको संजय राउत ने पलट दिया कि ये महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है, मराठी अस्मिता का सवाल है। ये टोटल बेबुनियाद है। ये मराठी लोग भी जानते हैं, मुंबईकर भी जानते हैं कि असल में क्या हाल है, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। संजय राउत और उनके पार्टी को पहचानती है, वो इसका आगे निर्णय देगी। मित्रों, आज का मुद्दा यही था कि रिया को ही जेल और कंगना को हो रहा है गंदी खेल। हम इससे दुखी हैं। कंगना रनौत के साथ हम सब हैं, जिस तरह से हम सुशांत के साथ हैं। हम सुशांत के साथ थे तभी न्याय हुआ, अब हम कंगना के साथ हो गए तभी कंगना को न्याय मिलेगा। नहीं तो इस देश में बोलने की आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बोलने की आजादी भारत की मूल संविधान का आत्मा है। आत्मा को नहीं मरनी चाहिए, नहीं तो आत्मा मरने के बाद लाश बन जाता है, शरीर निर्जीव हो जाता है। मैं अपने संविधान को निर्जीव होते नहीं देख रहा, आप भी नहीं देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।